चलिए, तो अगला टॉपिक हमारा राजस्थान के आप लोगों के चित्र शैलियाँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में होता ही होता है। आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आप सेकंड ग्रेड टीचर, रीट आप लोग थर्ड ग्रेड, एसआई आरएस, किसी एलडीसी सीईटी किसी भी एग्जाम में जाएंगे आप लोग चित्र शैलियों का आप लोगों का टॉपिक आप लोगों के लगता ही लगता है। तो आप तैयार हो जाइए एक बार फिर से। चलिए, हाँ ठीक है, बिल्कुल कोशिश पूरा है, लेकिन आप सब सपोर्ट करेंगे, आप सब सपोर्ट करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप प्यार देंगे, आप क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बिल्कुल मेरे से जो बना है मैं हमेशा करता आया हूं और अभी भी आपके सामने उपस्थित हूं बहुत बेहतर तरीके से। आगे आ जाइए। तो राजस्थानी चित्रकला का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे राजस्थानी चित्रकला के वर्गीकरण और नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप लोगों को विचार कीजिए। राजस्थानी चित्रकला के वर्गीकरण और नामकरण संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग 1916 में इसे वैज्ञानिक रूप से विभाजित किया और पहाड़ी चित्रशैली नाम दिया। देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहाड़ी चित्रकला कि ठीक है, इन्होंने आनंद कुमार स्वामी ने वर्गीकरण कर दिया, लेकिन राजस्थानी चित्रशैली को नाम क्या दिया वो ध्यान रखना, पहाड़ी चित्रशैली का नाम दिया। क्योंकि इस तरीके से इधर से हम लोग यहां से चलेंगे ऐसे करके, इस तरीके से यहां से, तो इधर से देखेंगे आप लोग यहां से लेके यहां तक, ये कह रहे हैं कि यहां से गुजरात से लेके और विंध्याचल के पहाड़ी तक इनका विस्तार है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, पहाड़ी चित्रशैली इसको नाम दिया गया है। कृष्णदास ने इसे राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया है और एनसी मेहता ने इसे हिंदू शैली का नाम दिया है। तो एक बार आप आंसर दे दीजिए क्या बनेगा। मेहता ने इसे हिंदू शैली का नाम दिया गया है, हिंदू शैली का नाम दिया गया। तो तीनों के तीनों आप लोगों के जो कथन है तीनों के तीनों आपके सही हैं, 1 2 3 तीनों के तीनों आप लोगों के यहां सही बनेंगे। ठीक है, और वो गलती मत करना आप लोग कि आपको मालूम है कि आनंद कुमार स्वामी है, उसने चित्रकला का वर्गीकरण किया है, लेकिन जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की बात करेंगे तो उन्होंने भाषा बोलियों का वर्गीकरण किया है 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, है ना। मेवाड़ी चित्रशैली के प्रारंभिक चित्रों के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए आप लोग। एक तरफ चित्रित ग्रंथ दे रखा है, एक तरफ आप लोगों का चित्रण वर्ष यानी किस समय वो चित्रण वर्ष है और उस समय शासक कौन था। सिराग प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये 1260 ईस्वी में रावल तेज सिंह के समय ये आहड़ में चित्रित हुआ था। जगह कौन सी, आहड़ में चित्रित हुआ था। और मेवाड़ चित्रशैली का ये प्रथम है, मेवाड़ चित्रशैली का ये प्रथम चित्र है, ध्यान रखें आप लोग, ये आपको मालूम होना चाहिए। सुपासने चरिनम, तो सुपासने चरिनम ये महाराणा मोकल के समय 1423 में सुपासने चरिनम है, ये ध्यान रखें आप लोग। ये हीरानंद की द्वारा लिखा गया, हीरानंद या पार्श्वनाथ, हम कहते हैं ना मोकल तो सपनों का हीरा था। इसके बाद कल्प सूत्र है आप लोगों के ए में आप लोगों के 2 आएगा, बिल्कुल, बी में आप लोगों के 1 बन गया, है ना। आप लोगों के तो कल्प सूत्र किसका है बताइए आप लोग। कल्प सूत्र धनसार के है, ये 1426, तो आप लोगों का सी में 4, तो आंसर ये बनेगा, है ना। और ये श्राव प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, ये कमल चंद्र के द्वारा रावल तेज सिंह के समय 1260 में आहड़ में ये चित्रित हुआ था। ये मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्र है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक को काल को माना जाता है जिन्होंने राजमहलों में चित्तौरा की ओरियन तस्वीरों कारखाना की स्थापना की थी। सवाल सुनिए, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है और इन्होंने राजमहलों में यानी चित्रशाला यानी तस्वीरों और कारखानों की स्थापना की। आंसर आप लोगों का जगत सिंह, लेकिन जगत सिंह बेटा आपके प्रथम आ रहा है। और जगत सिंह प्रथम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखना, इनके दरबार में 2 चित्रकारों का नाम हमेशा याद रखना आप लोग। एक तो बेटा साहेबदीन, ये साहेबदीन है, इन्होंने मेवाड़ में रागमाला का चित्र बनाया, इस बात को ध्यान रखें, रागमाला का चित्र। और एक है मनोवर, ये दोनों चित्रकार इनके दरबार में रहते थे और मनोवर के द्वारा जो चित्र बनाया गया उसका नाम है रामायण। मनोवर के द्वारा रामायण और शहाबुद्दीन के द्वारा रागमाला, ये दोनों के दोनों चित्रकार है, वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, साहेबदीन मेवाड़ शैली का एक प्रमुख चित्रकार था, उसके द्वारा चित्रित ग्रंथों में कौन सा शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है। देखिए रागमाला भी मैं बात कर रहा था, लेकिन रागमाला ध्यान रखना बेटा, ये रागमाला अलग अलग है। अगर रागमाला आप लोगों के चावंड की रागमाला पूछे, कहां की रागमाला, चावंड की,
तो चावंड की रागमाला नशा करती है, उदाहरण के तौर पे नशा करती है चावंड की रागमाला। नशा का मतलब इसके चित्रकार हो गए निसारुद्दीन, है ना, और निसारुद्दीन इसीलिए अमर है, यानी ये अमर सिंह के समय की है। किसके समय की है? अमर सिंह के समय की है, 1605 में। तो रागमाला चावंड की निसारुद्दीन के द्वारा, और यही रागमाला यदि आप लोगों से मेवाड़ की बात करें तो ये मेवाड़ की जो रागमाला है ये किसके द्वारा? साहेबदीन के द्वारा। तो लाइन लिख सकते हैं आप लोग कि मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है और चावंड की रागमाला नशा करती है। आप लिख सकते हैं मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है, मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है, मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है, और चावंड की रागमाला नशा करती है। तो चावंड की रागमाला निसारुद्दीन और मेवाड़ की रागमाला साहेबदीन। बिहारी सत सही नहीं है, ये जगन्नाथ का है। बिहारी सत सही नहीं है, ये किसका है? जगन्नाथ का है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, पिछवाई कला का संबंध किस चित्र शैली से और इसका मुख्य विषय क्या है? भगवान श्रीनाथ जी का जो मंदिर होता है वो श्रीनाथ द्वारा में है, और श्रीनाथ द्वारा की जगह पहले जो गांव बसा हुआ था उस गांव को सियाड़ गांव कहते थे। कौन सा गांव कहते थे? सियाड़ गांव। पहले गांव बेटा सियाड़ गांव था, और सियाड़ गांव में ही श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया था। ये कई बार पूछता है, लेकिन बाद में इसे श्रीनाथ द्वारा कहने लगे। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं को पीछे कपड़े पर बनाकर दीवार के पीछे की तरफ डालेंगे तो इसे पिछवाही कला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पिछवाही कला कहते हैं। उसे पिछवाही कला कहते हैं। तो आप लोगों का आंसर सबका बी आ रहा है। गुड, चौधरी साहब भी बी दे रहे हैं, बिल्कुल बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के, अगला क्वेश्चन ये हमारे पास में कि देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सवाल सुनिए, देवगढ़ चित्रशैली। देखो आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि हमारे जो उच्च श्रेणी के ठिकाने थे मेवाड़ में उच्च श्रेणी के ठिकाने, तो उच्च श्रेणी के ठिकानों को हम लोग ये ध्यान रखें उमराव कहते थे। क्या कहते? उमराव कहते थे। और मेवाड़ में हमारे पास 16वां जो उमराव है, मेवाड़ में कौन सा उमराव बेटा? 16वां उमराव है, यानी अंतिम जो ठिकाना था वो देवगढ़ था। क्या नाम था? देवगढ़। तो देवगढ़ ठिकाना है वो ध्यान रखें आप लोग, वो महाराणा जयसिंह के समय बना था। महाराणा जयसिंह के समय बना था। और यहां पे एक नाम था रावत द्वारिकाधीश के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन इसे जो विकसित किया, आगे जो बढ़ाया, वो श्रीधर हंदेरे के द्वारा बढ़ाया गया। एक लाइन बोल सकते हैं आप लोग, देव तो द्वारिका में निवास करते हैं, अंधेरे में दिखाई देते हैं और जय बोलते हैं। एक ही लाइन में चारों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। देव तो यानी देवगढ़ चित्रशैली, द्वारिका में निवास करता है यानी संस्थापक द्वारिका दास, श्री अंधेरे में भी दिखाई देते हैं यानी विकसित किया श्रीधर अंधेरे ने, और जय बोलते हैं। देव तो द्वारिका में निवास करते हैं, और अंधेरे में भी दिखाई देते हैं। समझ गए आप लोग? और जय बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, मारवाड़ जोधपुर चित्रशैली के संदर्भ में चोखेलावा महल के भित्ति चित्र किस शासक के काल के हैं? चोखेलावा महल बहुत बार पूछता है। चोखेलावा महल है वो किस चित्रशैली के? बहुत बार पूछा है इसने, बहुत बार पूछा है कि चोखेलावा महल है वो किस चित्रशैली के संदर्भ में है। ये कई बार पूछता है आप लोगों के। देखो चोखेलावा महल है वो राव मालदेव के समय के है, और ये मारवाड़ चित्रशैली की विशेषता है। ऐसे ही आप लोगों से पूछता है जैसे पारदर्शी वेशभूषा, कई बार पूछ लेता है पारदर्शी वेशभूषा। आगे क्वेश्चन भी आएगा आप लोगों का, पारदर्शी वेशभूषा ये आपसे पूछ लेता है। पारदर्शी वेशभूषा के साथ साथ आप लोगों को ठाकुर इंदर सिंह का वृद्ध अवस्था का चित्र, ठाकुर इंदर सिंह का वृद्ध अवस्था का चित्र, ये आप लोगों के किस चित्रशैली की विशेषता है? तो आप लोग नागौर चित्रशैली की विशेषता है ना। नागौर चित्रशैली की विशेषता ठाकुर इंदर सिंह का वृद्ध अवस्था का चित्र, ये ध्यान रखें आप लोग। आगे चलते हैं। बीकानेर चित्रशैली की अनूठी विशेषता जो इसे अन्य राजस्थानी शैलियों से अलग करती, यानी यहां एक ऐसी विशेषता मिलती है जो हमें अन्य राजस्थानी चित्रशैलियों में देखने को नहीं मिलती है, अन्य राजस्थानी चित्रशैली देखने को नहीं मिलती है। बेटा कोई नया विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन हर क्लास का पहुंचता जाए। बीकानेर चित्रशैली की वह अनूठी विशेषता जो इसे अन्य राजस्थानी चित्रशैलियों से अलग करती है,
शिकार के दृश्य नहीं, शिकार के दृश्य है बेटा, ये तो ध्यान रखें, कोटा चित्र शैली है। कोटा चित्र शैली को शिकारियों की चित्र शैली कहते हैं। कोटा चित्र शैली है, उस कोटा चित्र शैली को हम लोग क्या कहते हैं, शिकारियों की चित्र शैली कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। नाम और तिथि का अंकन, कि चित्रकार है वो अपना नाम लिखता था और नाम के साथ साथ अपना ध्यान रखें तिथि लिखता था। ये विशेषता बीकानेर चित्र शैली की है, और बीकानेर चित्र शैली की एक प्रमुख कला है, और वो कला भी ध्यान रखेंगे, उस कला को कहते हैं उस्ता कला। ऊंट की खाल पर किया गया सूक्ष्म चित्रांकन उस्ता कला। उस्ता कला को हम लोग एक नाम और देते हैं मुन्नावती कला, ये ध्यान रखें आप लोग। और बीकानेर चित्र शैली में अधिकांश जो चित्रकार हुए वो मुस्लिम जाति के हुए, उन्हें हम लोग उस्ताद कहते थे, ये भी ध्यान रखें आप लोग। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी के बारे में असत्य कथन छाटने हैं आप लोगों को। क्या कहा मैंने, किशनगढ़ शैली के किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी। बनी ठनी का मतलब होता है सजी धजी, है ना, बनी ठनी सजी धजी, ये ध्यान रखें आप लोग। इसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है, एरिक डिक्सन और फयाज अली के द्वारा। एक्चुअल में मोनालिसा है वो आप लोगों के इटली का एक महिला है, इटली की एक महिला है, और इटली की महिला का चित्र है, और ये जो चित्र बनाया है वो ध्यान रखें लियोनास कार्टिस के द्वारा, ठीक है। तो इस पर 1973 भारत सरकार ने 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया। इसका चित्रण मोर ध्वज निहाल चंद ने किया। इस चित्र में नायिका के हाथ में लाल गुलाब दर्शाया गया है। नायिका के हाथ में क्या दर्शाया गया बेटा, लाल गुलाब दर्शाया गया है। तो हमारे यहाँ पे ये ऐसी कोई विशेषता नहीं है, माना कि सुंदर महिला है बनी ठनी। और यहाँ पे जो सावंत है, आपने सुना होगा सावंत द्वारिकाधीश, है ना, सावंत द्वारिकाधीश। एक्चुअल में ये एक राजा है सावंत द्वारिकाधीश। ये सावंत द्वारिकाधीश, ये नाम इसका सावंत सिंह था, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति में चले गया और वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन में जाने के बाद जो अपना नाम है वो द्वारिकाधीश रख दिया, इसलिए हम सावंत द्वारिकाधीश कहते हैं। ये ना केवल कला प्रेमी था बल्कि साहित्य के बड़े जानकार थे, और इसे ध्यान रखना आप लोग। इनकी जो साहित्य ग्रंथ है उसका जो समूह है उसे नागर समुच्चय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटा, नागर समुच्चय के नाम से। अगर पूछे आप लोगों से कि किशनगढ़ के शासक सावंत द्वारिकाधीश के ग्रंथों का संग्रह क्या कहलाता है, तो ध्यान रखें आप लोग, वो कहलाता है नागर सामुच्चय कहलाता है। यहाँ पे आप लोगों का बहुत गजब का क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा हमें आसान जरूर लग रहा है कि एक तरफ आप लोगों की चित्र शैली दे रखी है, यहाँ पे ये चित्र शैली है, और उधर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे हमारे पास प्रमुख वृक्ष है, प्रमुख वृक्ष और उनके रंग दे रखे हैं कि कौन सी चित्र शैली में कौन सा तो वृक्ष होता है, कौन सा रंग होता है। यहाँ पे जयपुर और अलवर, जयपुर और अलवर में ध्यान रखें आप लोग, पीपल का पेड़ होता है और आपका हरा होता है। कोटा बूंदी में खजूर होता है और नीला और हरा होता है। जोधपुर बीकानेर में आम होता है और पीला होता है। नाथद्वारा किशनगढ़ में केला और हरा पीला श्वेत होता है। तो आप लोगों के यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है बेटा, आप लोगों का ए में 3 बन रहा है, बी में आप लोगों के लिए 4 बन रहा है, सी में 2 बन रहा है, डी में 1 बन रहा है। तो राइट आंसर आपका ये बनेगा, ठीक है। कोटा और बूंदी में 2 बातें मैं आप लोगों को बता के जा रहा हूं। हाँ, ए बनेगा। हम कहते हैं कि सर पशु पक्षियों की चित्र शैली है, वो पशु पक्षियों की चित्र शैली बूंदी है, बिल्कुल है। लेकिन आपसे कभी पूछे शिकारियों की जो चित्र शैली किसे कहते हैं, यानी जहां पर स्त्री और पुरुष यानी राजा और रानियों को शिकार करते हुए बताया गया है, तो राजा और रानियों को शिकार करते हुए बताया गया वो चित्र शैली कौन सी है, कोटा। कोटा चित्र शैली को हम शिकारियों की चित्र शैली के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, आदम कद चित्र। आदम कद चित्र किस चित्र शैली की विशेष देन है और किस चित्रकार ने ईश्वर सिंह का आदम का चित्र बनाया? देखो, आदम का चित्र है मानव का हूबहू चित्र। आंसर आने लग गया मेरे भाइयों का। समी सबसे पहले जयपुर बता रहे हैं, गुड, बिल्कुल डी बता रहे हैं मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। नरेंद्र जी भी बी में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के यहाँ पे आदम का चित्र है वो किस चित्र शैली की विशेष देन है और किस चित्रकार ने ईश्वर सिंह का आदम का चित्र बनाया? मानव का जैसा का तैसा चित्र उसे आदम का चित्र कहते हैं। बिल्कुल जयपुर शैली की देन है और साहिब राम के द्वारा चित्र बनाया गया। किस चित्र शैली देन है? जयपुर चित्र शैली की देन है। और सवाई ईश्वर सिंह का पहला चित्र बना था। जयपुर चित्र शैली की 2 विशेषता और है बेटा। एक विशेषता तो यह है कि एक बेगम है जो एक फकीर की झोली में दान डालती हुई बताई गई। एक बेगम है जो फकीर की झोली में दान डालती हुई बताई गई है, या हम लोग कहेंगे एक नमाज पढ़ती हुई शहजादी। ये दोनों विशेषता जयपुर चित्र शैली की है। आगे बात करते हैं।
बूंदी चित्रशैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन सा चित्र है? हाथियों की लड़ाई, बरसात में नाचता हुआ मोर, शेर का शिकार, ऊंट की सवारी। हम कहेंगे बरसात में नाचता हुआ मोर। एक लाइन कह रहा हूं मैं, बरसात की बूंद गिरेगी तो मोर नाचेगा और सर्प बाहर निकलेगा। बरसात की बूंद गिरेगी मतलब बूंद का मतलब बूंदी, मोर नाचेगा और सर्प बाहर निकलेगा। बरसात की बूंद गिरेगी तो मोर नाचेगा और सर्प बाहर निकलेगा। यानी नाचता हुआ मोर, ये किसकी विशेषता है? ये बूंदी चित्रशैली की। इसके बाद ध्यान रखना, दो चित्र इसके, रागनी भैरव और राग दीपक। रागनी भैरव और राग दीपक, रागनी भैरव और राग दीपक। बेटा हर रविवार को आप लोगों को मैराथन, हर रविवार को नहीं, तब आपके राजकीय अवकाश होगा। राजकीय अवकाश मतलब हम लोग ऑफिस नहीं जाएंगे, तो उस दिन आप लोगों के लिए मैराथन क्लास तैयार रहेगी। ये बुक है आप लोगों के 1-2 अप्रैल को हमारी लॉन्च हो रही है, उसी के क्वेश्चन है। सब विद्यार्थी कहीं से मिले ले लेना आप लोग। और हर जो दिन हमारा राजकीय अवकाश होगा उस दिन आप लोगों को दिन में मैराथन के रूप में क्लास मिलेगी। आप लाइब्रेरी में रहते हो तो आपके पास नेट की कोई कमी रहती नहीं है, और इन क्लासों को अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया तो भगवान चाहे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखें। हर अवकाश को, शनिवार रविवार जब भी अवकाश मिलेगा, कहीं बाहर चले गए तो एक अलग बात है, बाकी आप लोगों के ये बहुत अच्छी सीरीज है और हम लोग कंटिन्यू लेके चलेंगे, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो बरसात में नाचता, तो रागनी भैरव और राग दीपक। और टेली बेटा आप लोग ज्वाइन कर ले, सब कुछ हो, रागनी भैरव और राग दीपक। एक बार क्लास को जरूर शेयर करें आप लोग। ये दोनों बूंदी चित्रशैली की देन है। और कभी आप लोगों से पूछे विरोधाभास चित्र है वो किस चित्रशैली में देखने को मिलेंगे? बूंदी में। हाँ, अगर आपसे यही शिकारियों के चित्र पूछता या शिकारियों की चित्रशैली कहता तो शिकारियों की चित्रशैली हमारे पास कौन सी आएगी? वो कोटा चित्रशैली आएगी। वहां पे राजा और रानियों को शिकार करते हुए बताया गया है। आगे चलते हैं। वैश्या गणिकाएं, यानी वैश्याय गणिकाओं के चित्र किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता है? देखो हमारे पास एक बात कहेंगे कि ये जो अलवर चित्रशैली है, अलवर चित्रशैली की स्थिति ऐसे थी, माना कि ये अलवर है। क्या है? अलवर है। अब ये अलवर है तो इधर से तो जयपुर का प्रभाव आ गया। यहां हमारे पास जयपुर है और इधर हमारे पास दिल्ली है। तो दिल्ली में कौन होते हैं? अंग्रेज। तो यहां से इधर तरफ देखेंगे तो यहां पे अंग्रेजों का प्रभाव आ गया, अंग्रेजों का प्रभाव आ गया। और इधर देखेंगे तो जयपुर में मुगलों का प्रभाव था, तो इधर से मुगलों का प्रभाव आ गया। तो वो चित्रशैली जिसपे मुगल और अंग्रेज दोनों का प्रभाव है, ये वो यही चित्रशैली है। और ध्यान रखें आप लोग कि यहीं पे आप लोगों के वैश्याओं के चित्र, आप लोगों के अर्धनग्न महिलाओं के चित्र। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, हाथी के दांत पर चित्र, हाथी के दांत पर चित्र, हाथी के दांत पर चित्र, हाथी के दांत पर चित्र। हाथी के दांत का नहीं बेटा, हाथी के दांत का चित्र, हाथी के दांत पर चित्र, हाथी के दांत पर यानी मूल दांत पर। इस चित्रकार कौन हो गए? मूलचंद हो गए। समझ गए? हाथी के दांत पर चित्र यानी इस चित्रकार के चित्र कौन हो गए? मूलचंद। आप ऐसे याद करेंगे, हाथी के मूल दांत पर चित्र मतलब इसके चित्रकार कौन हो गए? मूलचंद हो गए। आगे देखिए, शेखावाटी क्षेत्र को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। यहाँ की हवेलियों में फ्रेस्को तकनीकी से बने चित्र अत्यधिक संख्या में और खुले में उपलब्ध है। आंसर आने दीजिए, क्या आंसर देंगे आप लोग? आंसर आने दीजिए बेटा। देखिए, ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। यहां पे एक सवाल और ध्यान रखना, जोगीदास की छतरी के भित्ति चित्र सबसे प्राचीन है। एक बार ये समझे आप लोग कि यहाँ के जोगीदास की छतरी पड़ती है, जोगीदास की छतरी है, जोगीदास की छतरी है। ये छतरी के भित्ति चित्र वो सबसे प्राचीन है। दीवार पर बनाए गए भित्ति चित्रों को हम लोग भित्ति चित्र कहते हैं। लेकिन भित्ति चित्रों की सबसे ज्यादा संख्या की बात करेगा तो संख्या शेखावाटी में। लेकिन भित्ति चित्रों का यदि आप लोगों से स्वर्ण काल पूछे कि भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल कहाँ है, तो भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल बूंदी है। इस बात को अच्छी तरीके ध्यान रखें आप लोग। और रेलगाड़ियों के, हवाई जहाजों के चित्र हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो भित्ति चित्र मतलब दीवार पर बनाए गए चित्रों को हम लोग भीत कहते हैं और भीत पे बनाए गए चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। सबसे ज्यादा जो भित्ति चित्र है शेखावाटी में है और जोगीदास की हवेली है उसके भित्ति चित्र सबसे प्राचीन माने जाते हैं। चावण चित्रशैली का प्रारंभ किसके समय हुआ? सवाल देखिए क्या कहा मैंने, चावण चित्रशैली का प्रारंभ किसके समय हुआ और इसका स्वर्ण काल किसके समय माना जाता है? प्रारंभ चावण का समय है तो महाराणा प्रताप। भाई संकटकालीन राजधानी किसको बनाए, किसने बनाई? महाराणा प्रताप जी ने। तो प्रारंभ महाराणा प्रताप के समय हुआ, लेकिन स्वर्ण काल है वो महाराणा अमर सिंह
प्रथम का शासनकाल कहलाता है। यहाँ का प्रसिद्ध चित्र आपको मालूम होगा, मैंने एक कहा था कि चावंड की रागमाला नशा करती है। यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध चित्र रहा है निसारुद्दीन। नशा का मतलब निसारुद्दीन। निसारुद्दीन के द्वारा यहाँ पे रागमाला का चित्र बनाया गया और वो रागमाला का चित्र महाराणा अमर सिंह के समय बना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप, ध्यान रखें, महाराणा प्रताप, क्या कहा मैंने, महाराणा प्रताप के समय चावंड राजधानी बनी, लेकिन वहां पे जो काम हुआ वो काम किसके समय हुआ, महाराणा अमर सिंह के समय हुआ। और अमर सिंह के समय एक वहां पे चित्रित हुआ जिसका नाम क्या है, रागमाला। और हमने एक लाइन बोली है कि मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है, मतलब साहेब दिन के द्वारा। चावंड की रागमाला नशा करती है, इसलिए अमर है, मतलब निसारुद्दीन के द्वारा। नाथ द्वारा चित्रशैली, नाथ द्वारा चित्रशैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो नाथ द्वारा ये जो है, ध्यान रखें, ये ध्यान रखना, पहले यहाँ पे ये सियाड़ नामक कस्बा होता था। कौन सा कस्बा बेटा, सियाड़ नामक कस्बा होता था। तो नाथ द्वारा चित्रशैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। इस शैली का उद्भव मेवाड़ और ब्रज शैली के मिश्रण से हुआ है। इस शैली में पिछवाई कला का विशेष महत्व है, जिसमें श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर चित्रण किया जाता है। कमला और इलायची नाम की महिला चित्रकार इस शैली की प्रमुख विशेषता है। 1, 2, 3 आएगा। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे ये हमारे ब्रज शैली हम नहीं समझ पाए। भाई एक्चुअल में ये श्रीनाथ जी की जो मूर्ति आ रही है, वो श्रीनाथ जी की मूर्ति तो गोवर्धन पर्वत से ही रही है, उत्तर प्रदेश से आ रहे ना। तो उत्तर प्रदेश से जब आ रही है और फिर उत्तर प्रदेश क्या, ब्रज शैली, तो भगवान कृष्ण के गोपियों के चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं। और पिछवाई कला, कपड़े पर पिछवाई हमने पढ़ा है। और कमला और इलायची यहाँ के प्रमुख महिला चित्रकार है। ये ध्यान रखें आप लोगों को, बिल्कुल आप कह रहे हो ऑल राइट, तो बिल्कुल मुझे भी स्वीकार है कि सब के सब यहाँ पे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सम्मिलित कीजिए चित्रकला और स्वर्णकाल। देखो चित्रकला और स्वर्णकाल की बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक शैली है किशनगढ़ शैली। तो ये किशनगढ़ शैली है, ये सावंत सिंह आ जाएंगे। कोटा चित्र शैली है, यहाँ पे उम्मेद सिंह आएंगे। अलवर चित्र शैली में विनय सिंह आएंगे और जयपुर चित्र शैली में सवाई प्रताप सिंह आएंगे। यहाँ मैं एक चीज मेरी तरफ से जोड़ना चाहूंगा कि आप लोगों के ए में तो 3 कर दिया, बी में आपके, सी में आप लोगों के और डी में आप लोगों के 4, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे ये जो सावंत सिंह नागरीदास है, एक्चुअल में इसका नाम सावंत सिंह था। ये वृंदावन में चले गया और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होने के बाद ये वहां नागरीदास अपना नाम रखता है। इसके जो ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए। तो ग्रंथों का जो संग्रह है, ग्रंथों का जो संग्रह है, उस ग्रंथों के संग्रह को नागर सामुच्चय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, नागर सामुच्चय। जो ग्रंथों का संग्रह है बेटा, उस ग्रंथों के संग्रह को नागर सामुच्चय के नाम से जाना जाता है। यह अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और बनी ठनी है, यही प्रेमिका है, ठीक है, यही प्रेमिका है बनी ठनी, ये ध्यान रखें आप लोग। अगला बेटा आप लोगों की आंसर क्या बनेगा, यही बनेगा ना। हाँ चलिए आगे बात चले। अगला, वैश्या और गणिकाओं के चित्र किस शैली में प्रचुरता से मिलते हैं, जब बसलो चित्रण का तकनीकी का प्रयोग हुआ है। तो यहां हमें रुकने की आवश्यकता ही नहीं है, आराम से हम लोग बता देंगे अलवर चित्र शैली। लेकिन मेरी तरफ से उनियारा चित्र शैली से मेरा मन है कि मैं 4 किताबें, 4 ग्रंथ, 4 चित्र आपको बता के जाऊं, क्योंकि चारों चित्रों में से पिछली परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर में एक सवाल यहां से बना था, गजब का, हो सकता है आपकी परीक्षाओं में बने, कि देखो यहाँ पे जो उनियारा चित्र शैली, इसके चित्र कौन कौन से हैं। तो हम लोग कहेंगे नंबर 1 याद करवा दूंगा, नंबर 2, 4 चित्र ध्यान रखना है आप लोगों को। नंबर 4, 1, 2, 3, 4, क्या कहा मैंने, 1, 2, 3, 4। पहला हम लोग बात कर रहे हैं, पहला राम सीता, राम सीता, चलो मान ली। फिर हमारे पास लक्ष्मण हनुमान, चलो मान लेते हैं लक्ष्मण हनुमान, राम सीता, लक्ष्मण हनुमान। और हम लोग कहते हैं राम सीता है, तो हम लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के जनाना है, क्या है, जयनाना, तो हमने नाम दे दिया जनाना महफिल, जनाना महफिल। और यहाँ पे लक्ष्मण हनुमान है तो मर्द है, तो हमने नाम दे दिया मर्दाना महफिल, क्या नाम दे दिया, मर्दाना महफिल। तो हमारे पास में चारों नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, रट लेना इनको, रटने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको याद ही करवा दिया कि राम सीता है, लक्ष्मण हनुमान है। जब हमारे पास राम सीता है तो ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे जनाना है, लक्ष्मण हनुमान है, तो मर्दाना महफिल है। चारों के चारों आप ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से 4 आप लोगों के चित्र हैं, चारों के चारों बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके पास, कोटा चित्र शैली की वह विशिष्ट विशेषता जो इसे अन्य शैलियों से अलग करती है, यानी कोई कोटा की एक स्पेशल विशेषता है, कोटा की कोई एक स्पेशल विशेषता है, ध्यान रखें आप लोग, वो यहां पहचाननी है आप लोगों को। कोटा चित्र शैली, क्या कहा मैंने, कोटा चित्र शैली, कोटा चित्र शैली की वह विशिष्ट विशेषता जो इसे अन्य शैलियों से अलग करती है।
इसमें रागमाला का चित्रण सर्वाधिक हुआ है। देखो रागमाला का चित्र तो हर जगह ही हुआ है। यहाँ पे इसके जो चित्रकार है उनका नाम है डालू राम। चित्रकार का नाम क्या है? डालू राम। चित्रकार का नाम क्या है? डालू राम। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं रागमाला, तो रागमाला का चित्र तो बेटा अपन को हर जगह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो चित्रकार है उनका नाम क्या है? डालू राम। इसमें नारियों यानी रानियों को भी शिकार करते हुए दिखा गया। ये अद्भुत है आप लोगों के, ये एक अलग विशेषता है। रागमाला, धार्मिक चित्र, ये तो हमें कई जगह मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, इस कोटा चित्र शैली को आजकल क्वेश्चन पूछता है। पहले तो पशु पक्षियों की चित्र शैली पूछता था, आजकल वो शिकारियों की चित्र शैली पूछता है। और शिकारियों की जो चित्र शैली कहलाती है यही है। तो कभी पूछे आप लोगों से शिकारियों की चित्र शैली किसे कहते हैं, तो आप लोग कह देंगे कोटा चित्र शैली को। शिकारियों की चित्र शैली किसे कहते हैं? बेटा कोटा चित्र शैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बीकानेर चित्र शैली में मथुरेना कला और उस्ता कला का एक विशेष स्थान है। बीकानेर के चित्रकार चित्रों के नीचे अपना नाम और तिथि अंकित करते थे, जो इस शैली की निज विशेषता है। आंसर आने दीजिए, क्या देंगे आप लोग? आंसर आने दीजिए। देखो बीकानेर के जो चित्रकार हैं बिल्कुल मथुरेना कला, यानी दीवार पर बनाए गए धार्मिक चित्रों को हम लोग मथुरेना कला कहते हैं। दीवार पर बनाए गए धार्मिक चित्र, क्या कहा मैंने? दीवार पर बनाए गए, दीवार पर बनाए गए धार्मिक चित्र, बनाए गए धार्मिक चित्र, दीवार पर बनाए गए धार्मिक चित्रों को हम लोग मथुरेना कला कहते हैं। और ऊंट की खाल पर किया गया सूक्ष्म चित्रांकन, ऊंट की खाल पर, किस पर? ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर किया गया सूक्ष्म चित्रांकन, किया गया सूक्ष्म चित्रांकन, सूक्ष्म चित्रांकन, उसे हम लोग कहते हैं उस्ता कला। ठीक है, तो बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कह रहे बीकानेर चित्रकारों की विशेषता है कि वो अपना नाम और तिथि, ये भी सही है, लेकिन इसका कोई कथन और कारण का मेल नहीं है। इसलिए आप लोगों के पास ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर है, ध्यान रखें आप लोग, ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर रख रहा हूं, पारदर्शी वेशभूषा का अंकन किस चित्र शैली की निज विशेषता है? अब ये पारदर्शी के साथ साथ आप लोग एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठाकुर इंदर सिंह का वृद्ध अवस्था का चित्र। क्या कह सकते हो? ठाकुर इंदर सिंह का वृद्ध अवस्था का चित्र, ठाकुर इंदर सिंह का, ठाकुर इंदर सिंह का वृद्ध अवस्था का चित्र, वृद्ध अवस्था का चित्र, वृद्ध अवस्था का चित्र, ठाकुर इंदर सिंह का वृद्ध अवस्था का चित्र है। वो किस चित्र शैली की विशेषता है? तो दोनों के दोनों में आप लोग नागौर आंसर दे सकते हैं। और नागौर में एक बात और याद रखना कि नागौर में जो कलरों का इस्तेमाल किया है वो भुजा हुआ रंग है। कौन सा रंग है बेटा? भुजा हुआ रंग, कि भुजा हुआ रंगों का प्रयोग किया है, भुजा हुआ रंगों का प्रयोग किया गया है। तो भुजे हुए रंगों का जो प्रयोग किया गया है वो नागौर चित्र शैली में किया गया है। अगर यहीं आप लोगों से पूछता कि सुनहरी रंगों का प्रयोग कहाँ किया गया, तो अजमेर चित्र शैली में किया है। चांदनी रात की संगोष्ठी नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? चांद, अब जरूर नहीं कि एक जो विशेषता है वो ही सब जगह हो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे किशनगढ़ चित्र शैली है, तो किशनगढ़ चित्र शैली की अपनी एक विशेषता है कि यहाँ पे हमें बनी ठनी का चित्र मिला है। किसका मिला है? बनी ठनी। तो बनी ठनी का चित्र है वो किसने बनाया है? मोरध्वज निहाल चंद ने। अगर साहिब राम जयपुर वाला बात करेगा तो आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने कि इन्होंने मानव का जैसा का तैसा चित्र, यानी इन्होंने आदम का चित्र बनाया। और ये जो आदम का चित्र है वो ध्यान रखें आप लोग, सबसे पहले किसका बना? सवाई ईश्वर सिंह का बना। ठीक है, डालू राम कोटा के हैं, इनके द्वारा कोटा की रागमाला, अलग अलग रागमाला है। तो चारों का मैंने आपको यहाँ वर्णन दे दिया है। और अपनी जो बुक आ रही है ना बेटा, उस बुक में भी चारों ऑप्शनों का ही साथ में सॉल्यूशन है। आप देख पा रहे हो, तैयार है, ये अब प्रिंटिंग में जाने वाली है आप लोगों के 1 अप्रैल के आसपास, 1 अप्रैल 2 अप्रैल भेज देंगे। अलग अलग सब्जेक्ट की हैं आप लोगों को, राजस्थान सामान्य ज्ञान की एक आएगी आप लोगों को जो सभी भर्तियों में काम आएगा। तो इसमें मैंने ऑप्शन साथ में दिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन चाहिए आप लोगों। तो चारों क्वेश्चनों की आप लोगों का मैंने यहाँ पे व्याख्या साथ में दी है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो 1 या 2 अप्रैल को अपन लोग इसे लॉन्च कर रहे हैं किताब को। आगे देखिए कि सम्मिलित कीजिए और चित्र शैली, यहाँ पे देखेंगे कि चित्र शैली में कौन सा, एक तरफ आप लोगों को आंखों की आकृति दी गई है कि आंखों की आकृति क्या है, ये ध्यान रखें आप लोग। एक तरफ आंखों की आकृति दी गई, एक तरफ क्या दी गई है? आंखों की आकृति। कि आंखों की आकृति क्या है ना। आंखों की आकृति दी गई है आप लोगों को, और फिर कह रहा है आप लोगों से कि मिलान कर दीजिए आप इनका, है ना। क्या मिलान करेंगे वो कर दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ किशनगढ़ शैली की बात करेंगे आप लोग,
तो खंजन पक्षी के समान आपको मिलेंगी। जोधपुर शैली में कमान जैसी आप लोगों को यानी बादाम के समान मिलेगी। कोटा बूंदी में आप लोगों को माफी चाहूंगा यहाँ आप लोगों के कोटा बूंदी में सही है, आप लोगों के कोटा बूंदी में आम के पत्तों के समान, और नाथ द्वारा शैली में मृग नैन। तो ये आंखों की आकृतियां हैं। किशनगढ़ चित्र शैली में मैंने आप लोगों को कहा था कि किशनगढ़ में जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो आप लोगों को बनी ठनी। जोधपुर में चौखे लावा महल, कोटा में शिकारियों की चित्र शैली, बूंदी में पशु पक्षियों की चित्र शैली, और नाथ द्वारा की जगह पहले एक गांव था, उस गांव का नाम क्या था? सियाड़ गांव। सियाड़ गांव की जगह ही नाथ द्वारा कस्बा बसाया गया था। चले आगे चलते हैं भाई। लाइक करते रहना, लाइक और शेयर, बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लोगों का प्यार चाहिए। पढ़ाने में तो अपन पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि अपन बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने की क्षमता रखते हैं। तो आप लोग लाइक और शेयर करके बस हौसला अफजाई करते जाइए आप लोग। मूमल किस चित्र शैली की प्रमुख विषय है जिसमें लोदरवा की राजकुमारी का चित्रण होता है? देखो यहां आप लोगों का आंसर जैसलमेर दे दिया, लेकिन मैं दो तीन बात करूंगा। जैसलमेर में नंबर 1 पहली बात कि ये मूल चित्र शैली है, इसका मतलब यहां पे बाहरी चित्र शैलियों का कोई प्रभाव नहीं है। मूल चित्र शैली है, मूल चित्र शैली है, यानी बाहरी चित्र शैलियों का कोई प्रभाव नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहां यह बनता है कि यहां पे दाढ़ी मूंछों का चित्रण किया गया है। कभी आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सी चित्र शैली में दाढ़ी मूंछों का चित्रण हुआ है, तो दाढ़ी मूंछों का चित्रण इसी में हुआ है। और तीसरी प्रमुख विशेषता आपको सामने नजर आ रही है कि लोदरवा की राजकुमारी या मूमल, तो मूमल का चित्र हो सकता है आप लोगों से मूमल ना दे और आपसे कह देगा राजस्थान की वो चित्र शैली बता दीजिए हमें, जिस पर ये ध्यान रखें आप लोग कि मुगलों का यानी बाहरी चित्र शैली का प्रभाव नहीं रहा है, तो वो हमारे पास जैसलमेर चित्र शैली रही है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंगशाला और चित्रशाला कहाँ स्थित है, जहां भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल कहा जाता है? मैं भित्ति चित्रों में आप लोगों से दो तीन बातें स्पष्ट रूप से करना चाहता हूं। नंबर 1, पहली बात तो बनती है भित्ति चित्र है क्या? हम लोग कहेंगे सर दीवार को हम लोग भीत बोलते हैं। दीवार को क्या बोलते हैं? भीत बोलते हैं। जब दीवार को हम लोग भीत बोलते हैं तो दीवार पर बनाए गए चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। भित्ति चित्रों में चूना भी काम में लेते हैं, उस चूना को हम लोग राहोली का चूना कहते हैं। और यहाँ पे जो संग्रह है उस संग्रह को हम लोग जोतदान कहते हैं। सबसे ज्यादा जो भित्ति चित्र है वो शेखावाटी में सबसे ज्यादा भित्ति चित्र है। ओपन आर्ट गैलरी किसे कहते हैं हम लोग, तो सबसे ज्यादा भित्ति चित्र शेखावाटी में। लेकिन कभी आपसे पूछे भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल किनका शासनकाल कहलाता है, कहां का कहलाता था? आप बूंदी। मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल बूंदी के राजा उम्मेद सिंह का, सर्वाधिक भित्ति चित्र शेखावाटी में, लेकिन सबसे स्वर्ण काल कहलाएगा वो ध्यान रखें आप लोग, वो क्या कहलाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल है, वो स्वर्ण काल क्या कहलाएगा वो ध्यान रखें आप, बूंदी का कहलाएगा। राजस्थानी चित्रकला में आला गीला, ये आला गीला दो जगह का प्रसिद्ध है बेटा, एक तो जयपुर का भी प्रसिद्ध है और ध्यान रखें बीकानेर का भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ताजा प्लस्तर की हुई नम गीली दीवार पर चित्रण करना उसे क्या कहते हैं? हम लोग आला गीला कहते हैं। आला गीला गीली दीवार है और गीली दीवार पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ये चित्र कर रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को एक चित्रकार मिल रहा है और चित्रकार के साथ आप लोगों को चित्र शैली मिल रही है और आपसे कह रहा है कि इनका मिलान कर दीजिए, है ना। अब इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है, जैसे यहाँ पे हमारे पास साहेब दीन आया है, बहुत ध्यान सुनना आप लोग। ये साहेब दीन ने जो चित्र बनाया है उसका नाम रागमाला है। क्या नाम है? रागमाला है। रागमाला है, ये ध्यान रखें आप लोग। क्या है बेटा? रागमाला। इसका यानी ये साहिब राम ने बनाया, वो क्या बनाया? रागमाला बनाया। रागमाला का चित्र इनके द्वारा बनाया गया, साहिब राम के द्वारा। डालू राम के द्वारा भी रागमाला का चित्र बनाया गया है, इसके द्वारा भी रागमाला बनाया गया है। साहिब राम ने आदम का चित्र बनाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन फंस सकता है यहां से। आदम का चित्र का मतलब होता है मानव का जैसा का तैसा चित्र। निहाल चंद ने जो चित्र बनाया वो बनी ठनी का बनाया। क्या बनाया? बनी ठनी का बनाया। अब ये साहेब दिन कहाँ के हैं बेटा? मेवाड़ के हैं। डालू राम कोटा के हैं, साहिब राम जयपुर के हैं और निहाल चंद है वो किशनगढ़ के। तो आप लोगों का ए में 2 बनेगा, बी में 1 बनेगा, सी में 4 बनेगा, डी में 3 बनेगा। आंसर ये बनेगा। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप रागमाला 1 नहीं बेटा, रागमाला 4 है। मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, यहां बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना है आप लोगों को। कम से कम 4 रागमाला आपको ध्यान रखनी है। अब रागमाला कहां की है? तो देखो, एक रागमाला मेवाड़ में है। कैसे पहचानेंगे बता रहा हूं। एक रागमाला चावंड में है,
एक रागमाला मारवाड़ में है और एक रागमाला है बेटा मेवाड़ चावंड। क्या कहा मैंने? मेवाड़ चावंड। और एक रागमाला मेवाड़ चावंड, एक रागमाला कोटा में है। अब आप लोग कैसे पहचानेंगे भाई रागमाला मेवाड़ की है, चावंड की है, मारवाड़ की? इसके लिए इनका चित्रकार आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और चित्रकार जैसे यहां हमारे पास मेवाड़ है, तो मेवाड़ के जो चित्रकार है उसका नाम है बेटा साहेबदीन, साहेब राम नहीं साहेबदीन। चावंड की रागमाला है, उसके चित्रकार है निसारुद्दीन। मारवाड़ के चित्रकार है, उसका नाम है वीर जी। और कोटा के चित्रकार है रागमाला का, उसका नाम है डालू राम। तो हम लोग कहते हैं कि मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है और चावंड की रागमाला नशा करती है ना? ये ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है? अगली बार कोशिश करेंगे बेटा ना, ठीक है? 3062 बिल्कुल कोशिश करेंगे ना, चिंता ना करें आप लोग। तो आपके मेवाड़, आपके सबके मैं कमेंट देख रहा हूं, ऐसा नहीं दिख रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम अपन बातें करें, बहुत कम बातें करें और टारगेट हमारा यहां रखें ताकि जो बच्चा है पूरा अपना हक लेके यहां से जाएगा। तो 4 रागमाला ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है? 4 रागमाला। चावंड की रागमाला नशा करती है और मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है। और प्रत्येक आप लोगों के राजकीय अवकाश होगा मेरा तब आप लोगों को मैराथन देखने को मिलेगी। यानी सप्ताह में कम से कम आपको 2 मैराथन देखने को मिलेंगी। 2 मैराथन आप लोगों को मिलेगी दिन में। तो आराम से हम लोग, आप नेट लाइब्रेरी रूम रहते हैं तो आपके पास नेट की सुविधा रहती है, कोई दिक्कत वाली अपनी बात है नहीं, तो चिंता ना करें आप लोग। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शैली को पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक मात्रा में हुआ है? देखो कुछ बातें बता दो आप लोगों को, सीधा पूछता है वो बूंदी। बूंदी में तो पशु पक्षियों का चित्र है मान ली। मारवाड़ शैली, आपसे कभी पूछे कि बताइए चोखे लावा महल किस चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है? चोखे लावा महल, चोखे लावा महल है वो किस चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ के। अलवर आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक वैश्याओं के चित्र यानी अर्धनग्न अवस्था में चित्र, तो वैश्याओं के जो चित्र है वो वैश्याओं के चित्र हमें यहां देखने को मिलेंगे, किसमें? अलवर में। तो पशु पक्षियों की चित्र शैली बूंदी को कहते हैं। पीछे क्वेश्चन आया था नाचता हुआ मोर, कि बरसात में नाचता हुआ मोर है वो भी बूंदी चित्रशैली की विशेषता है। कागजी और कांगड़ा शैली का प्रभाव किस चित्र शैली पर माना जाता है? कागजी और कांगड़ा शैली का प्रभाव है वो किस चित्र शैली पर माना जाता है? देखो हम बात करते हैं आप लोगों से किशनगढ़। किशनगढ़ चित्र शैली का जो चित्र है वो बनी ठनी है। एक नहीं बताओ, बनी ठनी का मतलब होता है सजी धवजी। बीकानेर चित्र शैली का प्रमुख जो आता है वो आता है उस्ता कला, ठीक है? नाथ द्वारा चित्र शैली की प्रमुख कला आती है पिछवाई, पिछवाई आती है। अब यहां पे ये जो कागजी कांगड़ा शैली है, हम एक चीज और लिख सकते हैं कि यहां ब्रज शैली भी है। ये जो किशनगढ़ चित्र शैली में सावन सिंह नाम का एक राजा था, क्या नाम था? सावन सिंह। ये सावन सिंह कहां चले गए? वृंदावन में, और वृंदावन में जाके अपना नाम रख दिया नागरीदास। तो फिर हम शुरू में कहने लगे सावंत नागरीदास। तो आपके किशनगढ़ चित्र शैली पर ब्रज शैली का प्रभाव भी रहा है, राजस्थानी शैली का प्रभाव भी रहा है, और इसे हम लोग कागजी चित्र शैली या कांगड़ी शैली के नाम से भी इनको जाना जाता है। सावन सिंह ये ना केवल हम लोग कहेंगे, ना केवल ये एक तरीके से कला प्रेमी था, बल्कि साहित्य के भी बड़े प्रेम करते थे साहित्य से। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। कई बार आपसे पूछे कि किशनगढ़ के शासक सावन सिंह नागरीदास के ग्रंथों का संग्रह क्या कहलाता है? तो इनके ग्रंथों का संग्रह कहलाता है नागर सामुच्चय। क्या कहलाता है बेटा? इनके ग्रंथों का संग्रह क्या कहलाता है? नागर सामुच्चय। ग्रंथों का संग्रह नागर सामुच्चय कहलाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चावल के दाने पर चित्र बनाने के लिए बीकानेर का कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? तो आप लोग यहाँ के जगमोहन मथोड़िया जी कह देंगे। बस इसके बाद अपना यहां से आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के आधुनिक चित्रकारों को उनके उपनाम चित्रों के साथ सम्मिलित कीजिए आप लोग, कि उनके जो उपनाम है उपनामों के साथ आप लोग इन्हें सम्मिलित कर दीजिए। आप लोग क्या बनेगा? देखिए परमानंद चोयल ये बिल्कुल भैंसों के चित्रा कहलाते हैं। सौभाग्यमल गहलोत है ये नीड़ के चित्रे कहलाते हैं। जगमोहन मथोड़िया है वो श्वानों के चित्रा कहलाते हैं। गोवर्धनलाल बाबा है वो भीलों का चित्रा कहलाते हैं। एक आंसर बनेगा, लेकिन मैं यहां पे गोवर्धन बाबा से एक चित्र आप लोगों को और बता के जाऊंगा। कभी आप लोगों से पूछा जाए कि बारात नामक चित्र किस उसने लिखा, तो ध्यान रखें आप लोग, बारात 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 नामक चित्र नोट कर लेना। बारात नामक चित्र, तो बारात नामक जो चित्र है वो किसका है? गोवर्धनलाल बाबा का है। कब पक्का पूछता है आप लोग, गोवर्धन बाबा का बारात नामक चित्र है। अगला, राजस्थान में चित्रकला को प्रोत्साहन के लिए कार्य संस्थाओं और उनके जिले का गलत युगम पहचानिए। कुछ संस्थाएं हैं वो आप लोगों के एक इनमें से गलत दी गई आप लोगों को, है ना? एक आप लोगों को गलत दिए, कलावर्त, पेग, आयाम, ये 3 नाम है। ये कलावर्त,
पेग और आयाम, ये तीनों के तीनों जो हैं वो ध्यान रखें, ये संस्था चित्रकला को बढ़ावा जरूर दे रही है, लेकिन वो बीकानेर में नहीं है, जयपुर में। टखमन 28 है, उदयपुर की है, अंकन भीलवाड़ा का, चितेरा जोधपुर का है, आयाम, पेग और कलावर्त ये सवाल पूछ लेता है, ये तीनों के तीनों जयपुर के हैं, यानी बीकानेर नहीं आएगा। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखना। कुछ शब्दावली आप लोगों के बिल्कुल बराबर मालूम होना चाहिए। जैसे आप लोगों से पूछेगा कि राजस्थानी कला संस्कृति में रावहोली क्या है, राजस्थानी कला संस्कृति में ज्योतदान क्या है, ऐसे सवाल आप लोगों से पूछता है। तो भित्ति चित्रों पे जो हम चूना काम में लेते हैं उस चूने को राहोली कहते हैं, और भित्ति चित्रों का संग्रह, भित्ति चित्रों के संग्रह को हम लोग ज्योतदान कहते हैं। भित्ति चित्रों का संग्रह क्या कहलाता है? ज्योतदान कहलाता है। अगला देखिए, रागमाला के विभिन्न सेटों और उनके जो चित्रकारों को सम्मिलित आप लोगों को करने हैं। अब रागमाला, अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप लोगों के रागमाला, अब आप आराम से आंसर देंगे। मैंने कहा था ना आप लोगों को, चावंड की रागमाला नशा करती है इसलिए अमर है, यानी 1605 में ये रागमाला चित्रित हुई थी। मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है इसलिए पूरा जगत जानता है, ये 1628 में चित्रित हुआ था, है ना। इसके बाद में मारवाड़ का गज सिंह के समय वीर जी और कोटा के समय डालू राम। ये रागमाला आपसे पूछ, ए में 4 आप लोगों के, बी में आप लोगों के 3, सी में आपके 1, डी में आप लोगों का 2 बनेगा। राइट आंसर ये सुन लीजिए आराम से। 4 रागमाला का आप लोगों को चित्र आना चाहिए कि कौन सा रागमाला कौन सा है। दवा, टैबलेट, समझ गए? तो रागमाला के विभिन्न सेट। आप कहेंगे सर मैं फिर एक लाइन बोल देता हूं, अगर लाइन को पकड़ सको तो, चावंड की रागमाला नशा करती है, चावंड की रागमाला नशा करती है इसलिए अमर है, तो नशा का मतलब निसारुद्दीन, है ना। और हमने कहा मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है इसलिए पूरा जगत जानता है, तो मेवाड़ के जगत सिंह प्रथम और चित्रकार कौन हो गए? साहेबदीन। तो अलग अलग आपके रागमाला है, उसके अलग अलग आप लोगों के चित्रकार है। अगला प्रश्न आपके सामने, अजमेर चित्रशैली के संदर्भ में कौन सा तथ्य है वो एक विशिष्ट है, वो आप लोगों को पहचानना है कि यहाँ पे वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र नहीं भाई, ये तो आप लोगों के अलवर चित्रशैली है, गणिकाओं के चित्र अलवर चित्रशैली है, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों का प्रभाव रहा है, दिल्ली के ये नजदीक थे। इसमें साहिबा और उसना नामक महिला चित्रकार है, बिल्कुल ये है राइट बनेगा। शिकार के दृश्य यहाँ है नहीं, क्योंकि शिकार के दृश्य कहाँ देखने को मिलेंगे? कोटा चित्रशैली। कोटा चित्रशैली को हम शिकारियों की चित्रशैली कहते हैं। इसी तरीके साहिबा और उसना, और यदि आप लोगों से पूछे कमला और इलायची, हाँ बेटा बिल्कुल अलवर सही कह रहे हैं आप लोग, सोनू राव साहब, कमला और इलायची हैं। वो कमला और इलायची जो चित्रकार है वो ध्यान रखें आप लोग, वो कहां से रिलेटेड है? तो कमला और इलायची किशनगढ़ से है, सॉरी नाथद्वारा। चाय पीनी है आप लोगों को? ए भाई चलो, कैसे लगे बताओ क्वेश्चन? बिल्कुल आपके परीक्षा में, आप ये समझो कि परीक्षा में आप जिस तरह बैठते हो ना, सेम डिक्टो प्रकार के क्वेश्चन यहां मैं कोशिश करता हूं। और यही कारण होता है कि परीक्षा का पेपर होता है तो पेपर होने के बाद मैं बिल्कुल चढ़ जाता हूं, बिल्कुल मैं हावी हो जाता। क्यों हो जाता हूं? क्योंकि मैं जिस तरीके से क्वेश्चनों को लेकर चलता हूं वो ये तय करते हैं कि पक्का यहां से सवाल बनता है। और यहां पे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को अलग मिलते हैं। ये आपकी बुक तैयार हो गई है, आपके 1, 2, 3 तारीख के आसपास पूरे मार्केट में फैल जाएंगी। आप लोगों को सही जगह, हाँ बेटा पी लीजिए, तो सब जगह आप लोगों को उपलब्ध रहेगी, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। तो यही क्वेश्चन रहेंगे। और आपकी बार मैंने एक अद्भुत किया है कि व्याख्या साथ में रखी है। व्याख्या में क्या है कि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे बच्चे को, लेकिन वो कथन कारण सम्मिलित करे, उनमें बिना व्याख्या के वो पढ़ नहीं पाएगा, दिक्कत यह है। तो किस चित्रशैली में खजूर के वृक्ष और पशु पक्षी शेर, बतख, हिरण? तो देखो पशु पक्षियों की चित्रशैली तो हम बूंदी को ही कहते हैं, तो वो तो हमें वो नाम से ही पता लग रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पे कोटा और बूंदी, आराम से क्वेश्चन ही कह रहा है यहाँ पे कि साहब पशु पक्षियों की चित्रशैली हम बूंदी को कहते हैं, है ना। ये ध्यान रखें आप लोग, क्लियर? पशु पक्षियों की चित्रशैली है वो बूंदी को कहते हैं, क्लियर? आगे बात करते हैं। तो कथन ए, जयपुर के चित्रकार साहिब राम ने महाराजा ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनाया। सवाल सुनिए क्या कह रहे हैं। जयपुर के चित्रकार साहिब राम ने, बिल्कुल साहिब राम ने महाराजा ईश्वर सिंह का आदम का चित्र बनाया, सही है। जयपुर चित्रशैली में मुगल प्रभाव कारण
सबिया चित्रों और आदम का चित्रों की परंपरा विकसित हुई। हाँ, मुगलों का प्रभाव रहा है, परंपरा विकसित हुई तो फिर चित्र बना। तो हम लोग कहेंगे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहां पे एक चीज जरूर ध्यान रखना आप लोगों को कि 3 विशेषता नोट कर लें आप लोग। जयपुर चित्र शैली की 3 विशेषता। नंबर 1, आदम का चित्र। नंबर 2, एक बेगम है फकीर की झोली में दान डालती हुई बताई गई। एक बेगम है जो फकीर की झोली में दान डालती हुई बताई गई है। एक बेगम है जो फकीर की झोली में दान डालती हुई बताई गई है। और एक शहजादी को नमाज पढ़ता हुआ बताया गया। 3 बातें। आदम का चित्र किस चित्र शैली की विशेषता है? जयपुर की। एक बेगम को फकीर की झोली में दान डालते हुए बताया गया है, जयपुर की। और एक शहजादी है वो नमाज पढ़ती हुई बताई गई है, ये जयपुर चित्र शैली की विशेषता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास ये रहा। उनियारा चित्र शैली किन 2 शैलियों के समन्वित रूप है? अब उनियारा चित्र शैली किन 2 शैलियों का समन्वित रूप है? आंसर आने दीजिए आप लोग, है ना। और आप पहचानिए, इस क्वेश्चन को आराम से पहचानेंगे, मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे पास ये जो उनियारा है आप देखेंगे ऊपर से तो हमारे पास जयपुर आता है, आता नहीं आता। और फिर इस तरीके से मान लो टोक में ही तो पड़ता है और नीचे हमारे पास बूंदी आ जाएगा, तो इनके बीच में तो फंस रही है। तो हमारे पास यहां आंसर बनेगा, वो बनेगा जयपुर और बूंदी। और उनियारा चित्र शैली के 4 चित्र मैंने बताए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके परीक्षा में बनेगा। फिर मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया, फिर मैं बता रहा हूं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सवाल पूछा भी गया था अभी आप लोग कुछ दिन पहले। नंबर 1 की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे सर राम सीता, राम सीता, लक्ष्मण हनुमान, राम सीता, लक्ष्मण हनुमान, राम सीता, लक्ष्मण हनुमान। हम कहेंगे यहाँ पे जनाना महफिल, जय नाना महफिल, और फिर कहेंगे मर्दाना महफिल, जनाना महफिल, मर्दाना महफिल। याद कर लीजिए आराम से, राम सीता है तो जनाना है, लक्ष्मण हनुमान है तो मर्दाना है। राम सीता है तो जनाना है, राम सीता है तो जनाना है, राम सीता है तो जनाना है, राम सीता है तो जनाना है। और ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पे राम सीता है तो जनाना है और लक्ष्मण हनुमान है तो मर्दाना है। तो चारों आप लोग ध्यान रखेंगे। नंबर 1 बेटा, फिर भी कोई किसी का आप लोगों के कोई त्रुटि आपको नजर आए कहीं भी, कभी भी आपको लगे तो बिल्कुल आप यहां मैसेज कर देना। मान लो कोई आपको कहीं भी नजर आए, गुरुजी यार यहां हम कंफ्यूज हैं, ये आपने क्या बता दिया यार, ये तो आपके दरबार खुले हैं, कभी भी आप लोग यहां पे मैसेज कर देना। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। राम सीता लक्ष्मण हनुमान, जनाना महफिल, मर्दाना महफिल, उनियारा चित्र शैली के 4 चित्र हैं। उनियारा चित्र शैली के 4 चित्र हैं। राम लक्ष्मण सीता हनुमान, राम सीता लक्ष्मण हनुमान, जनाना महफिल और मर्दाना महफिल। राजस्थान में उपलब्ध, क्या कहा है मैंने, राजस्थान में उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी के हैं। कौन से हैं? जो जैसलमेर के जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार में सुरक्षित है। ओद निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। देखो आपका सबसे बड़ा पुस्तक भंडार रहा है, 2 बातें बताऊंगा आपको। सबसे बड़ा पुस्तक भंडार, सबसे बड़ा जो पुस्तक भंडार रहा है वो जैन ज्ञान जिनभद्र सूरी ज्ञान पुस्तक भंडार रहा है। ये दोनों ओद निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी है, ये हमारे जैसलमेर के किले में रखे हुए हैं। और ध्यान रखें, ये भारतीय चित्रकला का दीप स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। कभी आपसे पूछा जाए कि चित्रकला का दीप स्तंभ किसे कहते हैं, तो ध्यान रखें ओद निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी को कहते हैं। सुपासने चरिनम, देखो मोकल तो सपनों का हीरा था, यानी राणा मोकल के समय यह बना, सपनों का हीरा था। इसका मतलब इसके चित्रकार थे वो हीरानंद थे। चित्रकार कौन थे? हीरानंद थे। चित्रकार का नाम हो गया हीरानंद। याद करने का तरीका बता दिया कि मोकल भाई लाखा जी के कहेंगे कि बहुत बड़ी उम्र में ये विवाह हुआ एक, और फिर ये अंसा भाई के गर्भ से मोकल हुआ। तो हम लोगों ने एक लाइन किया याद करने के लिए, मोकल तो सपनों का हीरा था। सपने का मतलब सुपासने चरिनम, हीरा का मतलब हीरानंद। और धन कमाने के कल्प सूत्र होंगे, धन कमाने के सूत्र होंगे
तो हम लखपति बन बैठेंगे। तो यहाँ पे कल्प सूत्र रचना है वो धनसार की है वो चित्र, और लाखा के समय, तो मेरे हिसाब से आराम से आप लोगों के याद हो जाएगा। नंबर 1 सुपासने चरिनम, यानी मोकल तो सपनों का हीरा था, धन कमाने के कल्प सूत्र से लखपति बन बैठेंगे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हीरा हमारे पास में, चरबा चित्रकला की किस तकनीकी से संबंधित है? चरबा जो चित्रकला है वो किस तकनीकी से संबंधित है? ऐसे सवाल आप लोगों के हमेशा पूछता है। पतले कागज पर सुई से गोदा हुआ रेखांकन, पतले कागज पर सुई से गोदा हुआ रेखांकन है, उसे हम लोग चरबा कहते हैं। इसी प्रकार से एक तो बेटा चिरजा है, वो चिरजा अलग है कहीं आप लोग, वो तो जो देवियां हैं लोक देवियों की स्तुति, देवियों की जो स्तुति है, उस देवियों की स्तुति को हम लोग क्या कहते हैं? चिरजा कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, चिरजा कहेंगे। और एक मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी, राहोली, जो अपने पास भित्ति चित्र होते हैं, भित्ति चित्रों पे अपन दीवार पे जो चूना लेते हैं, उन भित्ति चित्र बनाने के लिए दीवार पर लिया गया चूना है, उस चूने को हम लोग क्या नाम? राहोली कहते हैं। और भित्ति चित्रों का जो संग्रह है उसे ज्योतदान के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार A.H. मूलर का संबंध किस रियासत से है जिन्होंने महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के मध्य पत्र व्यवहार का प्रसिद्ध चित्र बनाया है? यानी एक पत्र व्यवहार के रूप में हमें चित्र दिखाई दे रहा है। महाराणा प्रताप जिसे कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल कहा गया है, क्या कहा गया है? पाथल कहा गया है। और पृथ्वीराज राठौड़ जिन्हें पीथल कहा गया है। तो दोनों के मध्य एक पत्र व्यवहार का हो रहा है, तो उसका A.H. मूलर ने एक चित्र बनाया है, और वो किस रियासत से रिलेटेड है ये आप लोगों को बताना है। तो उत्तर हमारा बीकानेर बनेगा। तो प्रसिद्ध चित्रकार A.H. मूलर का संबंध किस रियासत से था जिन्होंने महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ है उनके मध्य पत्र व्यवहार का एक प्रसिद्ध चित्र बनाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके बनेगा। बीकानेर का रिलेशन रहा है, बीकानेर का LP टेसीटोरी साहब है, वो बीकानेरी आए थे, तो बीकानेर का रिलेशन रहा है। तो राजस्थानी साहित्य भाषा अकादमी वहां है ना। और अब तो अभिलेखागार भी पहले जयपुर बना था, लेकिन अब बीकानेर में ले गए थे 1960 में। तो बीकानेर है अभी आप लोगों के। आगे चलते हैं। वसलो चित्रण, जिसमें बैल बूटों वाली वसली का निर्माण होता है, किस शैली की विशेषता है? किस शैली की विशेषता है? किस शैली की विशेषता है? देखो आप लोगों के, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को चर्चा की थी कोटा चित्र शैली। कोटा चित्र शैली में तो राजा और रानियों को एक साथ शिकार करते हुए बताया गया है, इसलिए इसे शिकारियों की चित्र शैली कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? इसे शिकारियों की चित्र शैली कहते हैं। किशनगढ़ चित्र शैली है, इसका जो प्रमुख चित्र है वो बनी ठनी है। जयपुर का जो चित्र है वो सबसे इंपॉर्टेंट आदम का चित्र था। अलवर चित्र शैली की 3 बातें कम से कम आलू होनी चाहिए। एक तो आप लोगों को बसलो चित्रण, एक तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पे सर्वाधिक वैश्याओं के चित्र हमें यहाँ मिले हैं, और वैश्याओं के चित्र मिलने के कारण यहाँ है क्योंकि दिल्ली नजदीक पड़ती है, तो यहाँ पे अंग्रेजों का प्रभाव रहा है, एकमात्र चित्र शैली जिसपे अंग्रेजों का प्रभाव रहा है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, हाथी के दांत पर चित्र, हाथी के दांत का चित्र नहीं, हाथी के दांत पर चित्र, यानी मूल दांत पर चित्र। तो इसके चित्रकार कौन हो गए? मूलचंद। ऐसे याद करेंगे, हाथी के मूल दांत पर चित्र, इसका मतलब चित्रकार कौन हो गए? मूलचंद। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आंसर हमारे पास अलवर चित्रशैली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ौती के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली कहां स्थित है जहां आखेट शिकार के दृश्य दिखाई देते हैं? आप लोग आंसर दे देंगे क्योंकि नाम के पीछे सब कुछ छिपा हुआ है। कि यहाँ पे आंसर कोटा बनेगा, क्योंकि कोटा चित्र शैली को हम लोग शिकारियों की चित्र शैली कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें सर्वाधिक शिकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। जो अंग्रेजों का प्रभाव पूछे, चाहे आपसे कहे कि राजस्थान की वो चित्र शैली जिसपे अंग्रेज और मुगलों दोनों का प्रभाव रहा है, तो वो चित्र शैली कौन सी है? हमारी अलवर है। आगे देखिए, आधुनिक चित्रकार राम गोपाल विजय वर्गियों के संबंध में सत्य कथन है। एक सत्य कथन आप लोगों को पहचानना है, कि इनमें सत्य कथन आप लोगों का कौन सा है ना? तो राम गोपाल विजय वर्ग के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? सत्य की जगह असत्य होना चाहिए, मुझे यहां तक लग रहा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है कोई, है ना? तो सत्य की जगह बेटा असत्य होगा। है ना? सत्य की जगह असत्य होगा आप लोगों के, क्योंकि बारात नामक जो चित्र है इनके द्वारा नहीं बनाया गया, गोरनाल बाबा के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया? गोरनाल बाबा के द्वारा, है ना? तो ये आप लोगों के ऑप्शन गलत है आप लोगों के, यहां पे
इन्होंने राजस्थान में एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा शुरू की। तो आंसर ये बनेगा, ठीक है। गोवर्धनलाल बाबा बारात ये आपके अलग बनेगा, ये एकल प्रदर्शनी की सवाल पूछता है कई बार। चित्रकला के किस चित्र शैली में कलीला और दमना का चित्रण हुआ है, ये क्या है जरा सुनिए आप लोग। हमारे पास दो शब्दों में अच्छी तरीके से अंतर समझे आप लोग। एक निसारुद्दीन है, ये निसारुद्दीन चित्रकार है, ये अलग है निसारुद्दीन। और मैंने कहा था कि चावंड की रागमाला नशा करती है। ये जो चावंड चित्र शैली है, चावंड चित्र शैली में रागमाला का चित्र बनाया, चावंड चित्र शैली में रागमाला का चित्र। तो चावंड चित्र शैली में रागमाला का चित्र बनाया, वो किसने बनाया? निसारुद्दीन ने बनाया। एक निरुद्दीन है, ये अच्छी तरीके से समझे आप लोग, निरुद्दीन है। तो निरुद्दीन है, वो ध्यान रखें आप लोग, वो चित्रकार है। और वो चित्रकार है जिन्होंने एक चित्र बनाया जिसे कलीला दमना कहते हैं। तो ये निरुद्दीन और निसारुद्दीन में अंतर आप जरूर समझ लेना। इसलिए मैंने वहां कहा था आप लोगों से कि चावंड की रागमाला नशा करती है इसलिए अमर। हालांकि नशा करने वाले लोग अमर होते नहीं है, लेकिन मैंने आपको याद करवाने की दृष्टि से कहा था कि चावंड की रागमाला नशा करती है इसलिए अमर। नशा का मतलब निसारुद्दीन, अमर का मतलब 1605 में अमर सिंह के समय चित्रित हुई थी। ये निरुद्दीन है। तो कलीला दमना मेवाड़ चित्रशैली के दो पात्र हैं, पंचतंत्र पर आधारित दो गीदड़ों की कहानी है। और इस गीदड़ों की कहानी में दोनों के दोनों गीदड़ है, ध्यान रखें आप लोग। ये क्या है? दरबारी है, दोनों के दोनों दरबारी हैं। एक अच्छा स्वभाव का है, एक बुरा स्वभाव का है। और इनका जो राजा है वो राजा इस चित्र में शेर है। और किसके समय चित्रित हुआ ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो आप लोग संग्राम सिंह, संग्राम सिंह का मतलब महाराणा सांगा नहीं है, ये संग्राम सिंह द्वितीय है। तो संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रित हुआ। राजा और शेर, यानी राजा कौन है इसमें? शेर है। और कलीला दमना, ये ध्यान रखें आप लोग, दो कौन है? दरबारी। बेटा एक बार सब बच्चे हैं, मेरा निवेदन है आप लोगों से, एक बार क्लास को एक साथ प्लीज आप शेयर करें। सबके सब विद्यार्थी हैं, वो क्लास को जरूर शेयर करें आप लोग एक बार। वेरी गुड, सब एक साथ बच्चे हैं, क्लास को शेयर करें आप लोग सभी। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार शेयर कर दें बेटा आप लोग सबके सब। और ये आप लोगों के प्रत्येक जो अवकाश होगा, अगर मैं कहीं बाहर चले गया तो मैं कह नहीं सकता, मान लो बाई चांस कहीं बाहर चले गया, बाकी आपके जब भी राजकीय अवकाश होगा तो वो राजकीय अवकाशों में आप लोगों के ये क्लासें आप लोगों को मैराथन के रूप में जरूर आप लोगों को मिलेंगी, इस बात को ध्यान रखें आप लोग, है ना। चलिए, तो यहाँ पे रंग पूछा गया आप लोगों को, तो ज़्यादा नहीं, हम लोग 10 एक मैराथन में आप लोगों का पूरा सिलेबस है वो पूरा ही कवर कर दूंगा आप लोगों का। तो सम्मिलित कीजिए और एक आप लोगों के अप्रैल 1 या 2 अप्रैल को ये बुक आ जाएगी आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू यही क्वेश्चन हो कि तो आपके पास बुक रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। जयपुर, जयपुर में हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास में जयपुर में हरा रंग है, जोधपुर में पीला है, मेवाड़ में लाल और पीला है, किशनगढ़ में श्वेत एवं गुलाबी है। तो हमारा 1 2 3 4, इसमें 2 बातें और जोड़ लो। मैं कहूँगा नागौर, नागौर वाले भाई बुरा मत मानना, नागौर हम कहेंगे सर नागौर में घूमने चलें, अरे गुरुजी वहाँ पानी नहीं है, हरियाली नहीं है। तो नागौर तो एक तरीके से भुजा उजा हुआ है, हमारा नहीं मन कर रहा गुरुजी घूमने के लिए, वो तो देवभूमि है नागौर। इसके बाद बात करें अजमेर, अरे गुरुजी अजमेर घूमबा चलो, वहाँ तो घूमने की जगह है, तो अजमेर तो हमें सुनहरा लगता है। तो ये दोनों भी ध्यान रखेंगे। नागौर में तो भुजा हुआ रंगों का प्रयोग किया गया, नागौर में तो भुजा हुआ रंगों का प्रयोग किया गया है। और ध्यान रखें अजमेर में सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? देवगढ़ चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो यहाँ पे हीरालाल ने कहा घासीराम से नहीं, हरचंद बख्ता नंगा चौका नहीं लगता। हरचंद बख्ता, मैं नाम बोल रहा हूं, हरचंद, हरचंद बख्ता, बख्ता नंगा, नंगा, नंगा कौला, नंगला, नंगा कौला, चोखा नहीं लगता, चोखा नहीं लगता। तो ध्यान रखें ये सभी चित्रकार हैं वो किस चित्र शैली के हैं? देवगढ़ चित्र शैली के। 4-5 है, याद भी हो जाएगा। हरचंद बख्ता नंगा कौला चौका नहीं लगता, हरचंद बख्ता नंगा कौला चौका नहीं लगता, याद कीजिए। हरचंद बख्ता नंगा कौला चौका नहीं लगता, हरचंद बख्ता नंगा कौला चौका नहीं लगता। क्या कहा मैंने? हरचंद बख्ता, हरचंद बख्ता, हरचंद बख्ता, हरचंद बख्ता, हरचंद बख्ता नंगा, नंगा कौला कौला चौका नहीं लगता, हरचंद बख्ता नंगा कौला चौका नहीं लगता। याद हो गया आप लोगों के? तो इस तरह ध्यान रखें आप लोग, ये बनेगा। ऐसे ही पढ़ना होगा, ऐसा ही पढ़ना होगा। और देखो यहां एक स्टार और लगाओ, चांदनी रात में संगोष्ठी, कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा। चांदनी रात है और चांदनी रात में संगोष्ठी, तो चांदनी रात में संगोष्ठी है वो चित्र है, वो चित्र किसका है? किशनगढ़ चित्रशैली का, जो अमरचंद के द्वारा चित्रित हुआ था।
चलिए, याद हो गए ना बेटा? याद क्या है एक्चुअली में, दिक्कतें कहाँ हैं? दिक्कत एक, जब आपको एक बहुत लंबा अनुभव हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो ये सब चीजें आप लोगों की जुबान पे आ जाती है। फिर जुबान पे आने के बाद बस उन्हें अच्छी तरीके से बस बनाना है और पढ़ाने का तरीका हमें बदलना है बस, और वो तरीका ही मैंने चेंज किया है। अब देखो ऐसे याद नहीं होता ना आप लोगों को, लेकिन मजाक में याद होगा। हरचंद बख्ता नंगा कंवला चौका नहीं लगता, हरचंद बख्ता नंगा कंवला चौका नहीं लगता, हरचंद बख्ता नंगा कंवला चौका नहीं लगता। अब याद हो गया। चले, पोथी खाना जयपुर से रिलेटेड है, पोथी खाना जयपुर से रिलेटेड है। चांद नामक चित्रकार ने किस शैली में राजा बाबूजी का सुंदर व्यक्ति चित्र बनाया था? तो आप आंसर दीजिए। सुंदर व्यक्ति चित्र बनाया था किसने? तो अजमेर जूनियर ठिकाना है ना। उसना और साहिबा दोनों अजमेर चित्र शैली की चित्रकार थी। और यहां पे आप लोग कह रहे चांद नामक चित्रकार ने किस शैली में राजा बाबूजी का सुंदर व्यक्ति चित्र बनाया था? चांद नामक चित्रकार ने किस शैली में राजा बाबूजी का सुंदर चित्र बनाया था? तो अजमेर यानी जूनिया ठिकाना। अगला क्वेश्चन, ज्योति शाहरुख शर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार थी? ज्योति शाहरुख शर्मा है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थी? तो इन्होंने ऊंट की खाल से बनी ढाल और सुरही पर चित्रकारी की है। वो ऊंट की खाल पे जो चित्रकार है उसे तो हमने उस्ता कला कहा है। और ऊंट की खाल से जो ठंडा पानी का बर्तन बनाया, ऊंट की खाल से ठंडा पानी का बर्तन, ऊंट की खाल से ठंडा पानी का बर्तन बनाया। क्या बनाया बेटा? ऊंट की खाल से ठंडा पानी का बर्तन बनाया, उसे हमने नाम दिया कॉपी। ऊंट की खाल से ठंडा पानी का बर्तन है, उसे नाम दिया कॉपी। वो जिंक धातु का लेप करके जो बनाया उसे बादला कहा था। जिंक धातु का लेप करके बनाया उसे क्या कहा? बादला कहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चित्रकला के टेम्पेरा पद्धति क्या है? चित्रकला की है वो टेम्पेरा पद्धति क्या है? आप लोगों को आंसर देना है। चित्रकला की टेम्पेरा पद्धति क्या है? हम कहेंगे गाढ़े अपारदर्शी रंग है उनका प्रयोग है, वो चित्रकला की टेम्पेरा पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? टेम्पेरा पद्धति कहलाती है। गाढ़े अपारदर्शी रंगों का जो प्रयोग करके चित्रकला की वो पद्धति टेम्पेरा पद्धति कहलाती है। ठीक है, और बताओ कैसे आप लोग? अच्छे हैं?